नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC में वर्ष 2021 और 22 में जो कुछ धांधली हुई उसे लेकर CBI की स्पेशल कोर्ट ने टामन सिंह सोनवानी जो CGPSC के पुराने चेयरमैन थे और बजरंग इस्पात के डायरेक्टर श्रवण कुमार को 7 दिनों की रिमांड पर जांच एजेंसियों को सौंप दिया है। 7 दिनों तक अपने स्टाइल से पूछताछ होगी और जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं उन सबूत की कड़ियों से कड़ियों को जोड़कर ये समझने की कोशिश की जाएगी कि कहां-कहां नई नई प्रॉपर्टियां बनवाई गई और ऐसी धांधली जो ऑन रिकॉर्ड हुई, डंके की चोट पर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए गए, उसका खुलासा होगा। इन खुलासों के साथ उन सफेद पोश चेहरों को बेनकाब किया जाएगा जो अब तक गलतफहमी में थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस विषय को जानने समझने के अलावा छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता सांसद बृजमोहन अग्रवाल की चुनावी भूमिका के बारे में हम आगे विश्लेषण करेंगे। पहले बात CGPSC के मेरिट लिस्ट घोटाले की। टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल को रिमांड पर लेने के लिए CBI ने कोर्ट को बताया कि सोनवानी की पत्नी डॉक्टर पद्मिनी सोनवानी द्वारा संचालित ग्रामीण विकास समिति में किस तरह से पहले 20 लाख और फिर 25 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए, जिसके एवज में श्रवण अग्रवाल के पुत्र शशांक और बहू भूमिका कटियार को सीधे डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि जो मार्केट 80 लाख से 1 करोड़ का चल रहा था तो 45 लाख जैसे सस्ता सौदा कैसा हो गया। दरअसल 45 लाख वो रकम है जिसे CBI ने पकड़ा है। अपने बचाव में सोनवानी और उनके वकील ये दावा ये तर्क देते रहे कि जिन 2 ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है वह बजरंग इस्पात और पावर कंपनी ने एक NGO को दिया है। टामन सिंह सोनवानी की पत्नी उस NGO की प्रेसिडेंट है, उसमें 45 लाख रुपए CSR फंड को दिया गया। इन पैसों से सोनवानी ने अपने ही पैतृक गांव में एक स्कूल बना दिया। दलील तो दी गई कि ऐसी NGO का कोई मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन समझने वाली बात यह है कि स्कूल की बिल्डिंग सोनवानी के गांव में ही बनी और बिना कलेक्टर या प्रशासकीय अनुमति के CSR फंड किसी खास NGO को ही क्यों मिला, और NGO भी वो जिसमें सोनवानी परिवार का लेना देना था। उनके पूरे परिवार की नियुक्तियां हो रही थी उसी CGPSC में जिसमें सोनवानी चेयरमैन थे। उसी CGPSC के माध्यम से शशांक गोयल और उनकी पत्नी की नियुक्तियां हो जाती है। खूब वाहवाहियां लूटी थी इस दंपति ने। शशांक के बारे में बताया गया कि वो तो लोहे का व्यापारी था, दुकान में बैठा करता था, कंपनी चलाया करता था, लेकिन अचानक से वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। उसकी पत्नी भूमिका के बारे में कल जब हमने वीडियो बनाया था तब उस बारे में आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। किसी ने दावा किया कि भूमिका तो पढ़ाई में बहुत कमजोर थी लेकिन अचानक वो भी डिप्टी कलेक्टर बन गई। ऐसी खगोली घटना लाखों साल में एक बार होती है जो छत्तीसगढ़ CGPSC के माध्यम से भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने कर दिखाया। वो तो गजब ही हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री की अपनी ही लड़की दीप्ति बघेल की भी नियुक्ति उन्हीं के अपने कार्यकाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुई और नियुक्ति भी वहां हुई जहां खुद भूपेश बघेल भिलाई 3 की जिस मानसरोवर कॉलोनी में रहते हैं उसी कॉलोनी के 200-300 मीटर दूर स्थित है डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज, जहां दीप्ति बघेल की पहली ज्वाइनिंग हुई और अभी भी दीप्ति बघेल वहीं पदस्थ है जहां भूपेश बघेल और उनका घर है। उद्योगपतियों, कांग्रेसी नेताओं और अधिकारियों के बेटा बेटी, दामाद और रिश्तेदारों को जिस निर्ममता से टामन सिंह सोनवानी सिर्फ पैसे ले लेकर नियुक्तियां करवा रहे थे, उनके बारे में जो जानकारी मिली वह कम हैरान करने वाली नहीं है। टामन सिंह सोनवानी और उनकी गैंग जब CGPSC में पैसे ले लेकर अयोग्य और अपात्रों की नियुक्तियां करवा रही थी तो वहां शिवांगी महार जैसी कुछ ऐसी प्रतिभाएं थी जिन्होंने बरसों तक मेहनत की, साधना की। 48वां रैंक आ गया, जबकि रैंक और ऊपर आना था। 2022 में भूलेख अधिकारी से वो श्रम विभाग में अधिकारी बना दी गई। दावा किया जा रहा है कि टामन सिंह सोनवानी और उनकी गैंग ये घपले घोटाले नहीं करती तो शिवांगी महार और वैभव कांत प्रधान जैसे तमाम वो युवा अब तक नियुक्तियां पा लेते। वैभव कांत प्रधान 2021 से वेटिंग में थे, जबकि उस दौरान पैसे ले लेकर खुलेआम ऐसी नियुक्तियां हो रही थी।
सीजीपीएससी मेरिट घोटाले पर सीबीआई का जो एक्शन है उस पर पूरे देश की निगाह है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्ष में बैठे भूपेश बघेल जो पहले मुख्यमंत्री थे, छोटी छोटी बातों पर अपना रिएक्शन देते हैं। अब उन्होंने अपने मुंह पर लगता है टेप चिपका ली। हम इस मंच के माध्यम से उन्हें चुनौती देते हैं कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट रखें, क्योंकि उंगली साफ साफ उनके ऊपर उठ रही है, उनके दामन दागदार हो रहे हैं। यदि विपक्ष ईमानदार नहीं होगा तो जनता की आवाज कैसे रखी जाएगी, सत्ता पक्ष की गलतियां कैसे उजागर होगी। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक ट्वीट सामने आया है। सीबीआई के एक्शन पर सीएम का रिएक्शन कुछ इस तरह से था। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरा छत्तीसगढ़ के युवा अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्ध है। आपके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सीबीआई लंबे समय तक इस मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन जब तक तगड़ा एक्शन नहीं हुआ था, बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तब लोग उंगली उठा रहे थे, शंका प्रकट कर रहे थे कि कोई फिक्सिंग हो गई है। लेकिन अब आप यकीन मानिए, कांदूल भटगांव का वो स्थान वेदांता परिसर में जहां इस धांधली में शामिल मीनाक्षी गणवीर का घर है, उसी के घर में पहले से ही अयोग्य और अपात्र लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लंबे समय तक सिखाया पढ़ाया जाता था कि यही प्रश्न आने वाले हैं, इसी तरह की तैयारी होगी, इसी तरह का इंटरव्यू होगा। इस लंबी तैयारी वाले उस स्थल से इनाम मिलता है मीनाक्षी गणवीर को, जो परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर की बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। 10 साल से प्राइवेट स्कूल टीचर रहने के बाद अचानक 3 जुलाई 2023 को वो फौरन रेंजर बना दी जाती हैं। यानी विधानसभा चुनाव के कुछ महीना पहले ही उन्हें ये इनाम मिलता है। जांच की आंच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ये समझने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर कोई सुअर पालने और बेचने वाला साहिल कैसे रातों रात डीएसपी बन जाता है। उसकी मजबूत क्वालिफिकेशन सिर्फ यही बताई गई कि वो टामन सिंह सोनवानी का भतीजा था, उनके बड़े भाई का लड़का था। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुखर होकर आवाज उठाते रहे, आंदोलनकारियों का साथ देते रहे। गौरी शंकर श्रीवास का कहना है कि न केवल टामन सिंह सोनवानी बल्कि जीवन किशोर ध्रुव और ललित गणवीर जैसे तमाम वो अधिकारी भी गिरफ्तार किया जाए, उन्हें पद से हटाया जाए जो साफ तौर पर इस साजिश में संलिप्त नजर आ रहे हैं। तो हमारा यह मानना है कि कुछ धैर्य रखना होगा। न केवल अधिकारी बल्कि कांग्रेस से जुड़े वो सफेद पोश लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है, जिन्होंने अपने मुंह में टेप लगा दिया है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, खासकर युवाओं का जिस तरह से आक्रोश फूट रहा है उसे हम गहराई से समझ रहे हैं। ऐसा होना भी स्वाभाविक है। 2019 से लेकर 2022 तक ही ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि दावा किया जा रहा है कि इनके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। एसआई भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती में भी जमकर धांधली हुई। राजबोध के जनमन के माध्यम से हम आपसे वादा करते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से एक एक कर हम वो सारे चेहरे बेनकाब करेंगे जिनकी असल जगह जेल होनी चाहिए। लेकिन जनता और समाज के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे लोग आज ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन वो शांति से अमन से रह नहीं पाएंगे। जिन्होंने अपराध किया है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सीजीपीएससी के इस मुद्दे के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां चर्चा है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बारे में, उनके चुनाव प्रबंधन के बारे में। रायपुर दक्षिण से उन्होंने जब सीट खाली की और अपने पसंद के उम्मीदवार सुनील सोनी को भाजपा से प्रत्याशी बनाया और चुनाव जब 13 नवंबर को संपन्न हो गए, 23 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से मतदान हुआ है, करीब 11.25% मतदान कम हुआ है, जबकि ऐसे उपचुनाव का पिछला कुछ ट्रेंड देखा जाए, यदि 7% से कम भी मतदान होता है तब भी सत्ता पक्ष को ही फायदा पहुंचता है। लेकिन जिस तरह से आधी आबादी ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, वो संकेत कम से कम भारतीय जनता पार्टी और बृजमोहन अग्रवाल के लिए तो अच्छा नहीं माना जा सकता। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में केवल 50.50% ही वोटिंग हुई है। ये वो सीट है जहां 2023 में जब आम चुनाव हुए थे तब यहाँ 61.73% वोटिंग हुई थी। 2023 के नतीजों में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के रामसुंदर दास महंत को करीब 68,000 वोटों से हराया था। लेकिन 2024 के उपचुनाव में रायपुर दक्षिण में 11.23% कम वोटिंग हुई है। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव में वोटर्स की कुल संख्या है
2,71,169, लेकिन कुल वोट पड़े हैं 1,36,948 और जो वोट नहीं पड़े हैं उनकी संख्या भी लगभग इतनी है, 1,34,948 लोगों ने वोट नहीं दिया। इस तरह से करीब 11.25% कम वोटिंग हुई है। अब मैं आपको रायपुर दक्षिण के कुछ ऐसे इलाकों की जानकारी दे रहा हूं जहां से भारतीय जनता पार्टी को थोक में वोट मिलते थे, यहां से लोग घरों से नहीं निकले। आप अपने स्क्रीन में जो सूची देख रहे हैं वो रायपुर दक्षिण के उन इलाकों की तस्वीर है जहां से वोटिंग हुई, लोग घरों से निकले। कितने निकले? ऐसे भी इलाके हैं जहां कई मंत्रियों और अधिकारियों के बंगले हैं। वो इलाका है सिविल लाइन का। इस इलाके में कुल 11,754 मतदाता हैं, फिर भी उपचुनाव में केवल यहाँ 2,650 वोटर ही मतदान करने निकले। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं 11,754 मतदाताओं में से सिर्फ 2,654 वोटर्स ही घर से निकले। लेकिन भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि मुस्लिम इलाकों में भी बम्पर वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। रायपुर दक्षिण के मुस्लिम बहुल इलाके बैजनाथ पारा, छोटा पारा, संजय नगर, संतोषी नगर और बैरन बाजार में भी वोट कम पड़े हैं। बैजनाथ पारा जहां 3,189 वोटर्स हैं, उनमें से सिर्फ 1,331 लोग ही अपना मतदान कर पाए, जबकि संतोषी नगर यह भी एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ 10,779 वोटर में से 5,177 लोगों ने ही वोटिंग की। मतदान की इस गुणागणित से अलग बृजमोहन अग्रवाल के बारे में दावा किया जाता है कि वो कुशल चुनावी प्रबंधकार हैं। जहां भी चुनावी प्रबंधन करते हैं, जहां जहां उन्हें पार्टी जिम्मेदारी देती है, वो चुनाव दूसरों के लिए भी जितवा के आते हैं। लेकिन रायपुर दक्षिण में तो सिर्फ बृजमोहन का नाम चलता है, जैसा कि दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी भी करते रहे। और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जो पट्टे वाली बात कही, उनके विरोधी उनकी उन बातों को पकड़कर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल की बात कुछ और है और श्रीमान आपकी बात कुछ और है, आपके बात व्यवहार से हम संतुष्ट नहीं हैं। बृजमोहन अग्रवाल को लगातार 8 बार विधायक बनाने के अलावा हमने सांसद बनाया, इसलिए भाजपा की ओर से कोई मजबूत दावा नहीं किया जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि करीब 15 साल पहले 2009 में भी एक उपचुनाव हुआ था भिलाई वैशाली नगर का, जहां उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जागेश्वर साहू के लिए डंके की चोट पर दावा किया था कि यह चुनाव जागेश्वर साहू नहीं बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लड़ रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस उपचुनाव में पराजय का स्वाद चखा, जबकि चंद महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने वैशाली नगर की नई बनी उस सीट से 22,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उस एक उपचुनाव के बाद यदि मैं पिछले ट्रेंड की बात करूं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हुए पिछले 6 उपचुनाव का वोटिंग प्रतिशत जैसा आपको नजर आ रहा होगा, अंतागढ़, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, मरवाही, खैरागढ़, भानुप्रतापपुर और अब रायपुर दक्षिण। यहां आप देख रहे होंगे लगातार वोटों का प्रतिशत उपचुनाव में कम होता रहा। अंतागढ़ की बात कुछ और थी, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान साफ था। मंतूराम पवार जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, इसलिए तब 18% वोट कम पड़ा था। लेकिन उसके बाद हुए लगातार उपचुनाव में कांग्रेस ने सफलता हासिल की। ये सारी की सारी सफलताएं भूपेश बघेल उनके शासन में मिली। गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अपने ही कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और सिर्फ 15 सीटें मिली थी, जनता भी काफी निराश थी। तब से अब तक माहौल बदल गया है और इस माहौल को बदलवाने वाले कोई और नहीं, स्वयं भूपेश बघेल रहे, जिन्होंने अपने महिमा मंडन के लिए अरबों रुपए जनसंपर्क विभाग से खर्चा करवा दिए और एक नकली माहौल बनाया गया। खुद की इमेज के अलावा कांग्रेस का जिस ढंग से प्रचार प्रसार किया गया, आपको याद होगा कि कांग्रेस का वो अधिवेशन जो भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ था, तब प्रियंका गांधी के सम्मान में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछवा दी गई थी। ऐसी कई तस्वीरें जो आम जनता को नागवार लगी। उस समय लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे थे, हालांकि सोशल मीडिया से आक्रोश साफ तौर से झलक रहा था। आम जनता से जुड़े हुए ऐसे सभी सरोकारों को हम ईमानदारी से मजबूती के साथ रखते हैं, चाहे वो मसला सीजीपीएससी के मेरिट लिस्ट के घोटाले से जुड़ा हो या आम जनजीवन से जुड़ा हुआ कोई भी विषय। राजनीतिक विषयों पर भी हम लगातार विमर्श करते हैं। हमारा मानना है राजनीतिक जागरूकता होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना राजनीति के माध्यम से सिस्टम को खराब करने वाले चंद बेईमान लोग देश और समाज का अहित करते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।